दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए रहेगा संस्कृत भाषा का 30 क्वेश्चन का टेस्ट है। टेस्ट लगाइए, चेक करिए संस्कृत भाषा में आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ये ग्रामर से क्वेश्चन होंगे। किसी भी आप ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें संस्कृत व्याकरण से प्रश्न आते हैं, वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए। चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। ये क्लास स्पेशली यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट और रीट के लिए है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है यूपी टेट और सुपर टेट बेस मान करके बनाए गए हैं। क्वेश्चन प्रीवियस से आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चेक करते चलिएगा कि 30 में आपके कितने सही हो रहे हैं। इसके लिए आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और 1 से 30 तक नंबरिंग कर लें, और जो आपको हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसको भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। गोधूम शब्द का अर्थ क्या है? गाय का दूध, गेहूं, चावल या फिर गधा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। तो गोधूम का मतलब होता है गेहूं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है तत्लयः, महिषदी, सन्मित्रम, नमस्ते। तो जब आप नमस्ते का विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा नमः धनते, अर्थात यहाँ पे विसर्ग संधि है। विसर्ग नहीं पूछ रहा है आपसे, विसर्ग तो यहाँ पे भी लगा है, पूछ रहा है विसर्ग संधि किसमें हुई है। तो नमः धनते नमस्ते हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? यहाँ पे वर्ण होगा, तो यहाँ पे हम आपको बता दें स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या होती है 25। का से माँ तक कुल संख्या इनकी होती है 25। 5 वर्णों में यानी 5 वर्गों में बांटे जाते हैं। बालिका इस पद में प्रत्यय कौन सा है? यानी बालिका जो शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो आंसर होगा वो होगा टाप प्रत्यय है। अब टाप प्रत्यय से बने हुए बहुत सारे शब्द हम आपको यहाँ पे बता दें, जैसे अश्वा हो गया, है ना, अश्वा हो गया, अजा हो गया। ये जो शब्द होते हैं, मंदा हो गया, ज्येष्ठा हो गया, सर्विका, साधका, कारिका, मामिका, ये जो शब्द होते हैं ये टाप प्रत्यय से बनते हैं। प्रत्यय पे भी हमने वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। पर्यंत में उपसर्ग कौन सा होगा? प्र, परा, पर या फिर पर। तो जब आप पर्यंत का विच्छेद करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा क्या? इसका विच्छेद करने पे आपको मिलेगा परिधन अंत पर्यंत। छोटी ई और आ मिलकर के यहाँ पे या हो रहा है। उत्तर होगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। संधि का नाम अगर पूछ ले तो यड़ स्वर संधि है, इसमें ध्यान रखिएगा, परिधन अंत। अगला प्रश्न देखिएगा। सर्वनाम शब्द कौन सा है? पुत्रः, स्थूलः, सर्वे या फिर प्रातः। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। सही जवाब होगा यहाँ पे सर्वे शब्द क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं आप जानते हैं, उनको सर्वनाम कहा जाता है। कुंजर शब्द का अर्थ क्या है? सर्प लिखा हुआ है। हिरण, हाथी, शुअर। तो कुंजर का मतलब होता है हाथी। सर्पा को हम कहते हैं सर्प, मृगा को कहते हैं हिरण, और शुकरा को हम कहते हैं शुअर। ये सारी चीजें आप लिखते चलिए। मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा? प्रश्न संख्या 8 आपके सामने। उत्तर क्या होगा? मात्रया, मात्रा, मातया या फिर माता। 8वें प्रश्न का सही जवाब होगा यहाँ पे माता, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। शुभंधु की रचना क्या है? स्वप्नवासवदत्तम, मेघदूतम, वासवदत्ता या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत ये कालिदास की रचना है। ये किसकी है? कालिदास की रचना है। स्वप्नवासवदत्तम जो है ये भास की रचना है, और जो वासवदत्ता है ये सुबंधु की रचना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, अर्थात वासवदत्ता। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 10। स्वर बताना है आपको इसमें से। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे सही जवाब होगा ली। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 11। यहां पे आपको श्लोक पढ़ करके उत्तर देना है। कहा जा रहा है समाजे सर्वत्र दुर्जना पीडयन्ति जनान यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिका अस्ति तथापि दुर्जना एवं प्रबला अस्ति। प्रश्न पूछ रहा है कि उपरोक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? तो समाजे सर्वत्र दुर्जना मतलब दुर्जनों की संख्या क्या है? समाजे सर्वत्र सभी जगह दुर्जन ही है। यद्यपि सज्जना नाम संख्या अधिका अस्ति, सज्जनों की संख्या अधिक है। तथापि दुर्जना एवं प्रबला अस्ति, यानी सज्जनों की संख्या तो अधिक है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कम किसकी? तो दुर्जनों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी वो प्रबल है। क्यों प्रबल है? अगला प्रश्न वही पूछा जा रहा है कि उपरोक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? क्योंकि वे धनी होते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच होती है, क्योंकि सज्जन तटस्थ होते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन और कही गई है, यतो ही सज्जना प्रायः तटस्था भवन्ति, अर्थात क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। इस वाले पैराग्राफ को हम लास्ट में सबसे कराएंगे। कुछ और क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला देखिए। मनोरथा में संधि कौन सी है? प्रश्न संख्या 16। मनोरथा शब्द में संधि कौन सी है बताइए।
तो मनाह धन रथ हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे विसर्ग संधि है। 16वें प्रश्न का पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, नेत्राभ्याम अभूणि पतंति में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति कौन सी है? कहा जा रहा है नेत्राभ्याम अभूणि पतंति, अर्थात नेत्रों से आंसू गिरते हैं। पतंति मतलब क्या है? जैसे वृक्षाणि पत्राणि पतंति, वैसे ही यहाँ पे है नेत्राभ्याम अभूणि पतंति। तो जो चीज अलग हो रही होती है, अपादाने पंची, अर्थात जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही होती है तो वहां पे क्या होता है? पंचमी विभक्ति होती है। 17वें प्रश्न में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जैसे अब प्रश्न यहाँ पे एक बार पूछा गया था कि वृक्षाणि पत्राणि पतंति, अर्थात वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, वहां पे कौन सी? तो जब अलग होने के अर्थ में हम क्या लगाते हैं? पंचमी। आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म करण से के द्वारा, अपादान से अलग होने पर। असनि शब्द क्या है? पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। असनि जो शब्द है ये पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। 18 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। असनि का मतलब होता है वज्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। काउंट कर रहे हैं ना आप? हाँ, काउंट करते चलिएगा ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तया नृपो अनुगम्यते में वाच्य कौन सा है? हमने आपको हिंदी में हालांकि वाच्य पढ़ाया है, अभी संस्कृत में नहीं पढ़ाए हैं, तो हिंदी वाला वाच्य वाला वीडियो आप देख सकते हैं। वज्र मतलब होता है बिजली, विद्युत, चपला। अब समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। सही जवाब होगा कर्मवाच्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जहाँ पे कर्म प्रधान हो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। यहाँ पे लिखा है तया। हमने आपको हिंदी वाले वीडियो में इसकी पहचान बताई थी। तया का मतलब होता है उसके द्वारा, किसी के द्वारा काम हो रहा है, कर्म प्रधान है। ठीक है, कर्ता नहीं प्रधान है, यहाँ पे किसी के द्वारा काम हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे है उसके द्वारा। नपो अनुगम्यते मतलब उसके द्वारा राजा का अनुगमन किया जाता है। तो अनुगमन करना जो यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। युपदारु पद में समास कौन सा है? युपदारु पद में समास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20। सही जवाब होगा यहाँ पे तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। यहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसी तरीके से हम आपको कुछ और उदाहरण बता देते हैं। जैसे होता है पित्रे सुखम, पिता के लिए सुख। गवे रक्षितम, गाय के लिए रखा गया। इसी तरीके से युपाय दारू, युप दारू मतलब युपाय दारू, अर्थात यूप के लिए लकड़ी, इसका हिंदी अर्थ होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सभी लोग लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 21, नदी शब्द में कौन सा वचन प्रयोग हुआ है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर एक वचन द्विवचन दोनों? 21वां प्रश्न आपके सामने। तो जो नदी शब्द है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, इसमें आपका बहुवचन प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण कौन सा है? भानु, रामः, वाच या फिर फलम? 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। तो जो रामः शब्द है ये आकारांत पुल्लिंग है, और जो भानु शब्द है यहाँ पे छोटे उ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उकारांत है ये। और बाकी के जो शब्द हैं उसमें अगर हम बात करें वाच की, तो ये भी उकारांत है, ये अकारांत है। पुल्लिंग जो है अकारांत, ये यही है आपका रामा, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रेजते में संधि कौन सी? गुण, पूर्व रूप, वृद्धि, पर रूप। प्रेजते। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे। सही जवाब होगा, इसको जब आप तोड़ेंगे तो प्रधन एजते हो जाएगा, और यहाँ पे पररूप संधि होगी। पररूप संधि क्या होता है? आपने पढ़ा नहीं? इसके क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं संस्कृत में, खासकर इसी के क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी सब आसान है, इस पर ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं। पररूप संधि और पूर्व रूप संधि, ये दो आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। संभवतः इस बार यही टॉपिक से आपके प्रश्न, आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें ये कहा जाता है, अगर हम रूल की बात करें तो इसमें ये कहा जाता है एंग पररूपम, अर्थात अकारांत उपसर्ग के बाद ए ओ स्वर जिसके प्रारंभ में ही हो, ऐसी धातु आएंगी तो दोनों स्वरों पूर्व और पर के स्थान पर पररूप संधि आदेश हो जाता है और ए और औ हो जाता है। इसके लिए हम आपको संधि डिटेल से जब कराएंगे तब आप समझ पाएंगे और अच्छे से। यहाँ पे एक ही दो एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे प्रधन एजते प्रजते है, उपधन औषधि उपोषति हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। वा का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। वा का उच्चारण स्थान, तो सूत्र आपने पढ़ा होगा, वकारस्य दंतोष्ठम।
वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। आंसर होगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 24 के लिए पहला विकल्प वकारस्य दंतोष्ठम, ऑप्शन होगा यहाँ पे पहला। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द क्या है? अब यहाँ से आपको ये आइडिया मिल रहा है कि आपको अपने शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में भी पता होने चाहिए। खाने पीने वाली चीज़ें हैं, जो सामग्री हैं, उनके नाम आपको संस्कृत में पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 आपके सामने, सही जवाब होगा, देखिए घुटने को हम क्या कहते हैं? घुटने को हम कहते हैं जानो, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हनु का मतलब क्या होता है? नोट करिएगा, हनु का मतलब होता है ठोड़ी। उरु का मतलब क्या होता है? जंघा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, संस्कृत के एकोन चत्वारविंशत को क्या कहते हैं? एक प्रश्न जरूर आता है संख्या से संस्कृत में, तो इसका भी वीडियो हमने बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में हम प्लेलिस्ट का संस्कृत का लिंक दे देंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप वो संस्कृत की प्लेलिस्ट पूरी देख डालिएगा। 26वां प्रश्न आपके सामने, चत्वारिंशत मतलब 40 में एकोन, एक कम, 40 में एक कम अर्थात 39, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही होगा। अगला देखिएगा, द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप क्या होगा? द्वय, द्वयम, दौ या फिर द्वि। प्रश्न संख्या 27, तो ये हो जाएगा द्विशब्द है, इसका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति में ये द्वय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ददति रूप किसका है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार, लट लकार या फिर लोट लकार। 28वां प्रश्न आपके सामने, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। 29वां प्रश्न देखिएगा, गुरुपदेशा शब्द में संधि कौन सी है? यड़ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। गुरुपदेशा, देखिए बड़ा उ की मात्रा लगी गुरु में, तो यहाँ पे गुरु प्लस उपदेशा, गुरुपदेशा, दीर्घ संधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। उपसर्ग इसमें से कौन सा है? परा, कुत्र, यदा या फिर यत्र। क्वेश्चन नंबर 30, तो यहाँ पे परा जो है उपसर्ग है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अब पैराग्राफ को समझिए, महानिवृक्षो जायते वर्धते च तम चैव भूतानि समाश्रयन्ति यदा वृष्यन्ते दहरते च तदाश्रयानि केता भवन्ति। कहने का मतलब ये है, महान वृक्षो जायते वर्धते च, जो महान वृक्ष होते हैं वो अपने आप ही आपने देखा होगा, पीपल के पेड़ हो गए, नीम के पेड़ हो गए, अन्य बहुत सारे पेड़ हैं जो खुद ही उगाते हैं। पीपल का पेड़ तो आपने देखा होगा कि कहीं भी दीवार में या नाली में ऐसी जगह अपने आप निकल आता है, उनको कहीं भी मतलब पानी या ऐसा कोई स्पेशली देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब आप उनको काटते हैं, यहाँ कहा जा रहा है यदा वृष्यते दहरते च, जब आप उनको काटते हैं, जलाते हैं, तो फिर क्या है, उनके अंतर्गत जो रहने वाले जो आश्रयी होते हैं वो अनिकेत हो जाते हैं। अनिकेत का मतलब बिना घर के हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इस श्लोक का भाव क्या है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि इसका भाव क्या है, तो इसका भाव स्पष्ट है कि वृक्षों को काटना जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने उनको तो लगाया नहीं, उन वृक्षों को तो आपने लगाया नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उसके सहारे, उसके आश्रय में पक्षी बहुत सारे मनुष्य रह रहे हैं। तो यही भाव निकल रहा है कि वृक्ष को काटना या जलाना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, उपर्युक्त श्लोक में भूतानि का तात्पर्य क्या है? वृक्ष, आश्रय, प्राणी, नाश। तो भूतानि का मतलब वृक्ष तो होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, सही जवाब होगा प्राणी। अब बताइए 30 में आपके कितने सही हुए? और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा वनडे एग्जाम स्टडी को। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।